अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी की क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का सेकंड चैप्टर ग्लोब पढ़ेंगे और ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चैप्टर को, ये हमारा पूरा चैप्टर है और ये क्या बना हुआ है, तो ये ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब, अब ग्लोब के बारे में पढ़ना है और पूरी पृथ्वी पर तो हम जा के नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम ग्लोब के माध्यम से पूरी पृथ्वी को समझ पाते हैं। ये एक मॉडल है हमारी पृथ्वी का, सही अर्थों में कहें तो ये एक मॉडल है पृथ्वी का, जो हमें हर जगह संभव नहीं होता जाके उसकी स्थिति को, उस स्थान की स्थिति को जानना और समझ पाना, जो हम एक ग्लोब के माध्यम से उसके संदर्भ में और दूसरे देश के संदर्भ में हम उस जगह की स्थिति को समझ पाते हैं। कहाँ पर समझ पाते हैं, तो ग्लोब पर समझ पाते हैं। अब हम यहाँ पर रीड करेंगे इस चैप्टर को। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो झुकी हुई है। ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी इस तरह झुकी हुई है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी हुई तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं, छोटे ग्लोब भी हो सकते हैं। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो इस तरह हो जाएगा। ग्लोब पर क्या है, तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार को दिखाया गया है। ठीक है, इस लाइन को आप देख लीजिए। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकृति के अनुसार दिखाया गया है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। अब सही बात है, ग्लोब लाके दे तो दिया गया, लेकिन इसकी स्थिति बताई कैसी जाए। ग्लोब से ही तो खाली स्थिति नहीं पता कर ली जाएगी, ग्लोब को कैसे देखना है ये तो हमें आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर चित्र में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, अक्ष को बताया गया यहाँ पर, और ये क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी कितने अंश पर झुकी है, तो पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 अंश पर झुकी हुई है। उसके बाद आगे देखते हैं, ग्लोब पर वे दोनों बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो क्या हो जाते हैं, वो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हो जाते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हो जाते हैं। जो उत्तर में है वो उत्तर ध्रुव और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति, इसको भी बहुत ध्यान से देख लीजिए, पृथ्वी चारों तरफ पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व में ही घुमाइए तब सही है, क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से मतलब इधर से इधर घूमेगी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे घूमेगी। याद रखें कि दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, क्योंकि ये सब क्या है, ये हम स्थिति को समझने के लिए एक काल्पनिक रेखाएं हैं, खाली इमेजिनेशन है हमारी, काल्पनिक है। वास्तविक पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी रेखाएं नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए हम उस पर काल्पनिक रेखाओं को खींचते क्या है, काल्पनिक रेखा को समझते हैं, उस तरह घुमाया जा सकता है।
एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब में है जो 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको क्या कहते हैं? इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि जो ये पूरा बांट दिया गया है, ये 0 है। इधर वाले भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। वह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांशों समांतर रेखा कहा जाता है। यानी जो रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या रहेंगी? वो समानांतर रहेंगी। 0 से 90 इधर जाते हैं, 0 से ये 0 रहेगा, 0 से 90 इधर जाएंगे और 0 से 90 इधर जाएंगे। लेकिन ये सारी रेखाएं क्या रहेंगी? समानांतर रेखाएं रहेंगी। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। जो विषुवत वृत्त होता है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। इसको भी आप पॉइंट आउट कीजिए। हमारे सीटेट के पेपर में जो होता है वो डायरेक्ट लाइन पूछती है एनसीईआरटी की, इसलिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसकी एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि जब विषुवत वृत्त पूछा जाए तो इसको याद कर लीजिए, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है। यानी ये पूरी पृथ्वी है और कह रहा है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। यानी कि ये जो आपका ध्रुव बनता है, कह रहा है चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, यानी ये जो ध्रुव है दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का, यानी 360 का पूरा वृत्त कितना हुआ? 360 का हुआ। 360 का 1/4 की बात कही गई है। यानी कितना हो गया 360 का 1/4? 90। ये आधा बांटेंगे, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है यहाँ इसका 1/4 करेंगे तो ये जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और जो 90 डिग्री अंश उत्तरी, ये जो हमारा है दक्षिणी ध्रुव है, और ये क्या है? हमारा उत्तरी ध्रुव है। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये इतना पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। आगे देखते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, जो इस रेखा के ऊपर है, इस रेखा के ऊपर है 0 के ऊपर, ये सारा उत्तरी अक्षांश में आएगा और ये सारा नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश में आएगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा, यदि हम दिशा नहीं लिखेंगे, ऐसे 20 डिग्री उत्तर 20 डिग्री दक्षिण, ये सब हम नहीं लिखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि वो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। सामान्यतः उसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर पर ब्राज़ील, जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, ठीक है, चंद्रपुर है, एवं ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है, दोनों में कितना डिफरेंसेस है? में स्थान है बेलो होरिज़ोंटो, दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश तो 20 डिग्री है, लेकिन चंद्रपुर जो है वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में, यानी कि वो उत्तरी गोलार्ध में है, एवं बेलो होरिज़ोंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, यानी कि वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र में अभी हम इसको देख लेंगे, बहुत अच्छे से चित्र को देखेंगे। ये जो चित्र है
यहाँ पर देखिए विषुवत वृत्त की जिसमें बात की गई है, ये देखिए ये विषुवत वृत्त है और यहाँ लिखा है विषुवत वृत्त। और ये हमारी 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री है। जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पड़ता है, उस रेखा को आप सब जानते होंगे, उसको कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, उस रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे? तो मकर रेखा कहेंगे। उसके बाद 23.5 से 66.5 का जो स्थान है, वो कौन सा क्षेत्र कहा जाएगा? जो 66.5 डिग्री उत्तरी है, उसको कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। आप इस पिक्चर को बना के अच्छे से स्टडी कीजिए, उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। और जो 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। देखिए नाम लिखा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वाला वृत्त का जो स्थान है, उसको क्या कह देंगे? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और जो कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त वाला जो क्षेत्र है, उसको क्या कह देंगे? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। अब हम उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव पर जो स्थान है, उसको क्या कहेंगे? उस स्थान को कहेंगे, यानी 66.5 से जो 90 का स्थान है, उस स्थान को कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, क्योंकि वहाँ प्रकाश जो होता है वो कम पहुँचता है, इसीलिए उसको शीत कटिबंध। और उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर नीचे देखिए, दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक का स्थान दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री वाला स्थान। ये नाम कैसे पड़ा? ये नाम सूर्य की रोशनी के अनुसार पड़ा। ये हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर 23.5 झुकाव उसका क्या है? 23.5 डिग्री है। और जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो साल भर में किसी न किसी दिन पूरी सीधी, सबसे ज़्यादा प्रकाश भी, सबसे ज़्यादा रोशनी हमारे उष्ण कटिबंध पे ही आती है, यानी सीधी रोशनी भी यहाँ पर पड़ती है। और ये सबसे गर्म क्षेत्र भी होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसीलिए इसका नाम उष्ण कटिबंध पड़ा। और उसके बाद तिरछी रोशनी, इस कटिबंध से कम रोशनी जो पड़ती है, वो 23.5 से लेकर 66.5 तक पड़ती है, इसीलिए इसका नाम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पड़ा। उसके बाद उत्तरी शीत कटिबंध में रोशनी कम पहुंचती है, काफ़ी ज़्यादा, इन क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही कम पहुंचती है। तो इस यानी कि एकदम ही डार्क है एकदम ही डार्क है, लेकिन रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है। इसका नाम शीत कटिबंध है। और वो किस गोलार्ध में है, उसके अनुसार आप उत्तरी और दक्षिणी को लगाएंगे और उसकी स्थिति को क्लियर करेंगे। यहाँ पर है महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। अब इनको आप देख लीजिए, जो कि हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी कर्क रेखा कहाँ, मकर रेखा कहाँ, विषुवत वृत्त 66 डिग्री उत्तर, विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसको अच्छी तरीके से देख के नोट कर लीजिए कि आता हुआ क्वेश्चन आपका कभी भी एग्ज़ाम में गलत ना होने पाए। फिर है पृथ्वी के ताप कटिबंध, उसी तरह है। ये कहाँ किस तरह का प्रकाश मिलता है, हम जल्दी से रीड करने की कोशिश करते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इसमें सबसे अधिक ऊष्मा होती है, इसीलिए इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी, मतलब इनको छोड़ दें तो किसी भी सूर्य का कभी भी क्या होता है, सिर पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में
तिरछी होती हैं। आप इसको अंडर करिए। कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त वाले स्थान को क्या कह देंगे? शीतोष्ण कटिबंध कह देंगे। फिर है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त का मतलब क्या हो गया? 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्र को ठंड के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। ये हमारा अक्षांश हो गया। ठीक है, अक्षांश मतलब कि लेटीट्यूड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। याद करने का है कि अक्षांश जो होती है वो लेटी रेखा, तो लेटीट्यूड हो गया, इस तरह हमारा याद रहेगा लेटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड जो हो गया हमारा देशांतर होता है। अब हम इसको भी जल्दी से देखेंगे देशांतर क्या है। तो किसी स्थान की स्थिति क्लियर करने के लिए अक्षांश और देशांतर का होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, यानी कि दोनों ही 20 डिग्री दक्षिण में ही स्थित है, लेकिन फिर भी दोनों के में अंतर है। तो ये अंतर को कैसे हम मतलब कैसे मेज़र कर पाएंगे, कैसे माप पाएंगे कि दोनों में कितना अंतर है? वो हमारा कौन बताएगा? वो हमारा देशांतर बताएगा। तो फिर आगे देखते हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ये जो देशांतर होता है ये देशांतर होगा। देशांतर क्या होगा? क्लियर करेगा स्थिति पश्चिम की और पूरब की स्थिति। कौन क्लियर करता है? वो हमारा हम देशांतर रेखाएं क्लियर करते हैं। ये भी काल्पनिक रेखाएं ही होती हैं। इन स्थानों की दूरी कितनी है? इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। वो डिग्री में मापा जाता है। देशांतरों का अंतर कितना अंश है? प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब याद कि प्रत्येक अंश को मिनट में, क्योंकि जब समय निकालने की बात आएगी तो यहीं से समय हम निकालते हैं। अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है? घटती जाती है। ये समानांतर नहीं है। समानांतर कौन थी? समानांतर अक्षांश रेखाएं थी। जब ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, देखिए तो ये हमारा ध्रुव होता है। ये रेखाएं जो होती हैं ऊपर जाने पर दूरियां क्या होती जा रही हैं? दूरियां कम होती जाती हैं। यानी ये बना, दोबारा यहाँ से बना तो ऐसे ही हुआ ना। यहाँ की दूरी क्या हो गई? यहाँ की दूरी कम हो गई। फिर यहाँ से लिए तो फिर यहाँ पे लिए, यहाँ की दूरी कम हो गई। फिर यहाँ से मतलब यहाँ से लेंगे तो यहाँ की दूरी, ध्रुवों की दूरी, क्योंकि सब ध्रुवों से ही निकले तो ध्रुवों की दूरी कम रहेगी और बीच की दूरी अधिक रहेगी। तो ये समानांतर रेखाएं क्या है? ये समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं। बढ़ने पर घटती जाती हैं एवं ध्रुवों पर क्या होती है? क्योंकि सारी ध्रुवों से ही निकली हैं तो ध्रुवों पर क्या हो जाएंगी? ये ध्रुवों पर शून्य हो जाएंगी। ये देखिए पिक्चर दिया है ना, यहाँ से देखिए ध्रुवों पर क्या हो गई? ध्रुवों पर शून्य हो गई। और यहाँ की डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। यहाँ की और भी ज़्यादा है। यहाँ की और भी ज़्यादा है। 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। जो इधर का है वो पश्चिम होगा और जो इधर का है वो पूर्व होगा। पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ये हमारा कैसे बांटता है? ये हमारा पश्चिम पूर्व में बांटता है। प्रमुख यामोत्तर हमारा यही है। प्रमुख यामोत्तर रेखा हमारी ये रेखा है। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर
एक ही रेखा पर स्थित है। यानी जो 180 डिग्री की बात करेंगे, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 पश्चिम या उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशानांतर रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। इसी पिक्चर को देखने के बारे में बोला गया है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगाकर आसानी से जान सकते हैं। पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में, यहाँ प्रारंभ है, उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ आपको पता चल गया वो कहाँ पर स्थित है, पूरब में स्थित है, ये पता चल गया। और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यानी कि वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको क्लियर हो गया। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी का सही स्थान है, यानी कि आप उत्तरी गोलार्ध में चले जाइए और देशांतर में आप पूर्व में चले जाइए और दोनों की डिग्री के अनुसार आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज इस तरह आपको बताया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम समय निकालने की बात करेंगे, जो कि हमारे अक्षांश और देशांतर से जो समय निकलेगा उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना समझने के बाद आप इसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।